आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो इसी चैप्टर का, जो हम जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे उसी में नेक्स्ट टॉपिक है। क्योंकि हम पिछली बार ट्रेंड्स पढ़ चुके थे, जो थे आपके रिएक्टिविटी सीरीज़ के बाद जो ट्रेंड्स आ रहे थे वो ट्रेंड्स हम पढ़ चुके थे। अब जो मैं बात करने वाला हूँ आज वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डी ब्लॉक की, वो देख लीजिए, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का जो न्यू टॉपिक है आपका, जिसका नेम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दो प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। एक जो होगी आपकी डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे कि स्पिन जब कैसा होगा तब डायामैग्नेटिक उसे कहा जाएगा, स्पिन जब जीरो होगा तब डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा, जब जीरो के बराबर नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक में क्या कहा जाएगा, वो सब चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखिए, हेडिंग आपकी पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। पैरामैग्नेटिक तो उसका पार्ट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हेडिंग है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में अगर हम डेफिनेशन सिंपल से देखने की कोशिश करें तो डेफिनेशन होगी व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेशन अगर देखने की कोशिश करें तो सिंपल सी डेफिनेशन उसकी क्या रहेगी कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द सब्सटेंसेस, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सब्सटेंसेस या टू द सब्सटेंसेस, टू द सब्सटेंसेस मेनली When a magnetic field is applied to the substances, जब मैग्नेटिक फील्ड जब किसी भी सब्सटेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, जब मेनली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक, टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक, दो प्रकार की आपकी मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व, मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व, दो तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व कौन कौन सा दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व किए जाते हैं? जो आपका पहला है वो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और जो दूसरा है आपका वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होते क्या हैं? तो डायामैग्नेटिक की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि नॉट अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉट अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक नॉट अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। और ये जो होगा पैरामैग्नेटिक, अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो पैरामैग्नेटिक के जितने भी सब्सटेंस होंगे वो अफेक्टेड रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, और जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो पैरामैग्नेटिक फील्ड, जो डायामैग्नेटिक होंगे वो अफेक्टेड नहीं होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो अफेक्टेड हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से। अब एक और होता है, इसी का पार्ट होता है, उसे हम मेनली ज़्यादा डिटेल पर नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो होता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से क्या होता है? स्ट्रांगली अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एंड वंस magnetic field is removed,
they still possess magnetic properties। यानी सिंपल सा ये है, यहाँ जो आपका डायामैग्नेटिक था, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट नहीं कर रहे थे वो डायामैग्नेटिक थे। पैरामैग्नेटिक वो हैं आपके जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रहे थे। और फेरोमैग्नेटिक आपका वो होता है इस पे डायामैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करे या ना करे फिर भी ये अपने आप को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में शो आउट करता है, जिसके कारण इसे सिर्फ हम नहीं पढ़ते, जनरली डिटेल में जब हम जाते हैं तब इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। मेनली आपके जो सिलेबस में है 12th तक वो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है, तो सिर्फ हम दो पढ़ने की कोशिश करेंगे कि डायामैग्नेटिक किसे कहते हैं और पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है। देखिए, यानी कि ये हो गया आपका कोई भी न्यूक्लियस मान सकते हो इसे, और ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी और यहाँ भी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक ऐसे, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव कर रहा है ऐसे। ठीक है भाई, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव कर रहा है यानी ऐसे, सिंपल सा कह सकते हो। इस वाले इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये वाला जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सिंपल सा, ये आपका न्यूक्लियस है। एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है, यानी कि ऐसे 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 घूमते हुए यानी कि चलता जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर यानी कि सिंपल से हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। लेकिन वो चंद्रमा घूमता कैसे, ऐसे घूमता है चंद्रमा, तब उसके पृथ्वी के चक्कर लगाता है चारों तरफ। सेम वही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम चलेंगे, यानी कि ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे कर करके मूव करेंगे, और ये वाले जो होंगे वो ऐसे मूव करेंगे। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो सिंपल सा, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला लेफ्ट वाला यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये ऐसे 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 करके ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, जस्ट लाइक अ डांस, जो डांस करते हैं आपका, ठीक है, वैसे स्टेप हैं। अगर इनकी बात की जाए तो सिंपल सा, ये कैसे चल रहा है, एक क्लॉक में चल रहे हैं ये, ऐसे आपका चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये स्पिन कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। स्पिन करने की कंडीशन में ये है कि इसको अगर मैं +1 मान लूँ, यानी हाफ, और इसको मान लूँ -हाफ, ये +हाफ, ये +हाफ और ये -हाफ। अगर इनका स्पिन देखा जाए, स्पिन देखने का मतलब ये है, अगर एस ब्लॉक को फुलफिल किया जाए, एस ब्लॉक को फुलफिल कैसे करते हैं हम, ऐसे एस ब्लॉक को फुलफिल करने की कंडीशन रहती है वो ऐसी रहती है। ये दो वाले हैं, अब दो स्पिन है इसमें, यानी दो ऑर्बिटल फिल किए गए हैं। दो ऑर्बिटल में एक मैंने मान लिया -हाफ और एक मान लिया +हाफ। इनका अगर सम निकालने की कोशिश करें, यानी कि इनका स्पिन निकालने की कोशिश करें, तो पूरे अंदर वाले ब्लॉक का जो स्पिन होगा कितना होगा, 0, क्योंकि -हाफ +हाफ कट जाएगा, स्पिन हो गया 0। यानी कि सिंपल सा है कि एक यहाँ लाइन और ड्रॉ करके दिखा दूँ, इधर वाला जो पोर्शन रहेगा आपका वो इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन पेयर और ऑर्बिटल्स रहेंगे। यानी स्पिन अगर 0 रहेगा तो डायामैग्नेटिक, किसी भी कंपाउंड का अगर स्पिन 0 है तो वो कंपाउंड कहलाएगा, वो एलिमेंट कहलाएगा। किसी भी एलिमेंट का अगर स्पिन 0 है तो उसका प्रॉपर्टी कैसी होगी उस एलिमेंट की, वो डायामैग्नेटिक होगी। और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे जब, अनपेयर ऑर्बिटल्स का मतलब ये है यहाँ फुलफिल की कंडीशन ना आ पाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड में है और यहाँ अनपेयर्ड में कहीं आ जाए, जो हमारा डी ब्लॉक में आता है, 3-4 बढ़ दिए, उनका अगर उनका स्पिन निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 है तो डायामैग्नेटिक, 0 नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है भाई,
अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ऑर्बिटल्स में चल रहा है, ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर्ड हो रहा है, तो स्पिन अगर जीरो है, क्योंकि स्पिन जीरो होगा, जाहिर सी बात है पेयर्ड चलेगा, इक्वल में चलेगा, इक्वल डिस्टेंस में चलेगा, माइनस के बराबर इधर चल रहे हैं, माइनस के वो प्लस के बराबर उधर चल रहे हैं, माइनस हाफ प्लस हाफ कट जाएंगे, आ जाएगा जीरो। स्पिन अगर जीरो आ रहा है तो डायामैग्नेटिक, स्पिन अगर जीरो के बराबर नहीं आ रहा, कोई भी वैल्यूज आ रही है 1 2 3 4 5, तो वहाँ जो होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक, वहाँ जो होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा आपका। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है वो समझने के लिए टेबल 8.7 जो है आपकी कैलकुलेट एंड एब्जॉर्ब मैग्नेटिक मोमेंट्स, यानी कि कैलकुलेट करना और ऑब्जर्व करना मैग्नेटिक मोमेंट्स को, जैसे हम BM से डिनोट करते हैं। यानी सिंपल सा है, मैग्नेटिक मोमेंट्स अगर देखने की कोशिश करें तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपका वो डिनोट किया जाता है म्यू से, और इसकी यूनिट जो होती है ना आपकी वो होती है BM, जिसे कहते हैं हम बोर्स मैग्नेटन। क्या कहते हैं, जैसे बोर्स मैग्नेटन कहते हैं। बोर्स मैग्नेटन का मतलब ये है, ये डिसाइड करेगा कि जो आपकी एलिमेंट है वो पैरामैग्नेटिक होगी या डायामैग्नेटिक होगी। जैसे हम समझने का प्रयास करें, या सिंपल सा म्यू दे रखा है, म्यू जो होता है आपका, म्यू की जो वैल्यू निकाली जाएगी वो ब्रैकेट में n+2 की हेल्प से निकाली जाएगी। n अंडर रूट में n ब्रैकेट में n+2 की हेल्प से म्यू की वैल्यू निकाली जाएगी, यानी म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n+2, और क्या होगा ये BM होगा, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी सिंपल सी बात है कि अगर n इक्वल टू 0 है तो म्यू इक्वल टू 0 निकल के आएगा, n नॉट इक्वल टू 0 है तो म्यू भी नॉट इक्वल टू 0 निकल कर आएगा। n की वैल्यू 0 है, अगर म्यू 0 आ रहा है तो वो होगा आपका डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। और n इक्वल टू 0 नहीं है तो म्यू इक्वल टू भी 0 निकल के आएगा। सो दिस एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैग्नेटिक मोमेंट्स को म्यू से डिनोट किया जाता है, जिसकी यूनिट होती है BM। BM मतलब बोर्स मैग्नेटन। म्यू की वैल्यू जो निकाली जाती है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n ब्रैकेट में n+2 BM। n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके। n अगर n की वैल्यू अगर 0 होगी तो म्यू की वैल्यू भी 0 निकल के आएगी, म्यू की वैल्यू अगर 0 निकल के आएगी तो वो होगा आपका डायामैग्नेटिक। n इक्वल टू 0 रहेगा तो म्यू की वैल्यू भी n इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो म्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो दिस एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज पैरामैग्नेटिक। वो एलिमेंट कहलाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। कैसा कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो रहेगा इसका Sc का, यानी कि Sc3 पॉजिटिव स्कैंडियम का, स्कैंडियम से 3 इलेक्ट्रॉन जब निकाले जाएं तो वो निकलेंगे कैसे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करें, जैसा कि हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कैसा होता है 4s² 3d1। कितने निकालने हैं Sc में से, कितने निकालने हैं 3 निकालने। कितने निकालने, 3 निकालने। 3 जब निकालेंगे, S में से 2 हैं, यानी S के पास 2 ऑर्बिटल है, 2 निकल जाएंगे, यहाँ से 1 निकल जाएगा, बचेगा क्या 4s0 3d0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है नहीं है, तो n की वैल्यू 0। n की वैल्यू 0 तो म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0। n की वैल्यू 0 म्यू इक्वल टू 0 तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। Ti3 पॉजिटिव की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सबके लिख दे रहा हूँ 4s2 3d2, इसका भी रहेगा 4s2 3d2, इसका रहेगा 4s2 3d3, इसका रहेगा 4s2 3d4। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ये कभी भी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होता है। इस लाइन को आप एक बार समझ लीजिएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 4s1 3d5 होता है, इसलिए मैंने अलग लिख दिया है ये। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा वो 4s2 3d5, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 4s2 3d6, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 4s2
3D7, 4s2 3D8। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा किसका, कॉपर का। कॉपर के केस में भी यही रहता है, 4s2 3D9 नहीं होता। इसे मैं अगर लिखूं तो क्या रहेगा, 4s1 3D10। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा आपका वो रहेगा 4s2 3D10। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देख लीजिएगा कि यही होते हैं या नहीं होते हैं। और की बात करें हम तो सिंपल सा है, इसमें से मैंने 3 निकाले, इसमें से मैं भी 3 निकालूंगा तो 2 यहाँ से निकलेंगे, एक डी में से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4s0 3D1, 4s0 3D1 हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो n की वैल्यू इक्वल टू 1। म्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ 1 पुट करेंगे, ब्रैकेट में 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 × 3 इक्वल टू 3, यानी कि रूट में म्यू की वैल्यू आ गई 3। और रूट में 3 की वैल्यू हम जानते हैं, मैथ हम पढ़ चुके हैं 12th में 10th में पढ़ रहे हैं। जो भी मैथ पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए, जो मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, √3। तो सिंपल सा हम जानते हैं कि √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.732, 1.73 भी मान लें हम, तो म्यू इक्वल टू 3। यानी सिंपल सा मैंने एक चीज़ यहाँ लिख रखी है, वो देख लीजिए। अब n की वैल्यू अगर 0 है, म्यू की वैल्यू 0 रहेगी, डायमैग्नेटिक रहेगा। n की वैल्यू 0 है, म्यू की वैल्यू n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, म्यू की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगी, तो वो क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। यानी Sc3 पॉजिटिव क्या था आपका, डायमैग्नेटिक। Ti3 पॉजिटिव क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक है। यहाँ निकालने की कोशिश करें तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें, Ti2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 4s0 और ये बचेगा आपका 3D2, क्योंकि 2 निकाल लेते हैं यहाँ से, हम एस ब्लॉक में से डोनेट कर चुके हैं। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, म्यू की वैल्यू भी कितनी निकल के आएगी, n इक्वल टू अगर यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 ब्रैकेट में 2 + 2 कितना हो गया, रूट में 8, क्योंकि 2 + 2 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, रूट में 8 है। रूट में अगर 9 होता तो उसकी वैल्यू हम कितनी रख देते हैं, 3। रूट में जो 9 होता है उसकी वैल्यू हम कितनी रख देते हैं, 3 रख देते हैं। अब ये रूट में 8 है, रूट में 8 जो वैल्यू रहेगी आपकी वो लमसम 3 के अप्रॉक्स 3 के बराबर ही रहेगी, तो 2.84 अप्रॉक्स मान ली, 2.84। n इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। दिस इज अ एलिमेंट हुज नेम इज Ti2 पॉजिटिव इज अ पैरामैग्नेटिक। कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। V2 पॉजिटिव की बात करें, यानी वेनेडियम 2 पॉजिटिव की बात करें, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देख चुके हैं, 4s2 3D3 है। क्या है, 4s2 3D3 है। इसमें से कितने निकालने हैं हमें, 2 पॉजिटिव निकालने हैं। 2 पॉजिटिव निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4s0 3D3, क्योंकि हमने यहाँ 2 निकाल दिए हैं, 4s0 3D3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3, म्यू 3 अगर यहाँ वैल्यू रख देंगे 3 ब्रैकेट में 3 + 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, रूट में कितने हो गए, रूट 15, म्यू इक्वल टू रूट 15। अगर 16 होता तो म्यू की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं, 16 होता तो म्यू की वैल्यू हम 4 रख देते। अब यहाँ 4 तो 16 तो है नहीं, तो 4 स्क्वायर के लमसम, यानी कि 4 से थोड़ा सा कम। यहाँ 9 था तो हम 9 होने वाला था, 8 था तो 2.84। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.87। अब यहाँ देख चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 हैं, तो म्यू की वैल्यू भी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो दिस एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज पैरामैग्नेटिक। ये एलिमेंट भी किस नाम से जाना जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ऐसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक निकालते हैं। नेक्स्ट देखें, Cr2 पॉजिटिव निकालना है हमें। अब कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं हमें। S में 1 है तो S तो 1 निकाल ही देगा, 4s0। यहाँ 1 जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 3D4,
3d4 हो जाएगा ये। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, म्यू इज इक्वल टू 4 वैल्यू यहाँ लगा देंगे, 4 ब्रैकेट में 4 + 2 यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, रूट में 24। रूट में अगर 5 होता तो उसकी वैल्यू हम, रूट में अगर 25 होता तो उसकी वैल्यू हम 5 लगा देते। यहाँ रूट 24 है तो म्यू इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग यानी 4.90। ये भी क्या होगा आपका पैरा मैग्नेटिक। ये वैल्यूज़ में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ अब। ये मत सोचिएगा सर आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, मैं सारी एनसीईआरटी में से देख देख के लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए बस। यहाँ हमें क्या निकालना है, 2 पॉजिटिव निकालना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं हमें। 4s0 3d5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5, तो म्यू इज ऑल्सो नोन एज 5 + 2 यानी 35। 36 होता तो हम उसे 6 लिख देते, 35 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4.92, 5.92। ये भी कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। Fe2 पॉजिटिव निकालने की कोशिश करें तो Fe2 पॉजिटिव 4s0 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं, यहाँ क्या बचेगा 3d6, n इक्वल टू 6, तो म्यू इज ऑल्सो नोन एज 6 + 6 + 2 यानी 6 8 या 48, म्यू इक्वल टू 6.90, म्यू इक्वल टू 6.90। ये है आपकी। अब स्टूडेंट्स इसमें एक गलती करते हैं जो मैंने अभी आपको करके दिखाई। बच्चा फ्लो में चला जाता है, फ्लो में सारे काम बिगाड़ देता है। फ्लो में कैसे काम बिगाड़ देगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये वाला जो रहेगा बेटा जी, ये रहेगा क्रॉस, ये ऐसे नहीं होता। अब तो होता कैसे है वो देखिए, इसको आप इरेज करिए। अब देखिए, अब D जो हम भरने की कोशिश करते हैं, जो D ऑर्बिटल होता है, कैसे भरते हैं उसे हम, 6 है, 1 2 3 4 5, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, ये हो गया 6। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक तो पेयर हो चुका है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कितने बचेंगे यहाँ, 1 2 3 4, कितने बचेंगे, n इक्वल टू 4। तो म्यू की वैल्यू n इक्वल टू 4 और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, तो म्यू इक्वल टू 4.90। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। आया बेटा समझ में। गलती आप कैसे और कहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ की देखें हम, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें। वन 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 तो फेल हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 3, तो म्यू इक्वल टू 3 पे कितना था √15, तो म्यू कितना आ रहा था यहाँ से 3.87। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। यहाँ हम देखें, वन 2 3 4 5 निकालने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, n इक्वल टू 2, म्यू की वैल्यू इक्वल टू 2 पर म्यू की वैल्यू 8, तो म्यू कितना आ जाएगा 2.84। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ आपने एक चीज़ देखी, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम और मैग्नीज तक तो ये सीरीज़ क्या थी, इंक्रीजिंग, बढ़ते हुई चल रही थी। क्या होते चल रही थी, इंक्रीज होते हुए चल रही थी। और यहाँ से कैसा होना शुरू हो गई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज होना शुरू हो गई। यानी कि यहाँ
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आने शुरू हो गए थे, 5 से फिर दोबारा 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, इसमें तो 1 ही आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा वो देख रहे हैं। वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें कितना था 4s2 3d 9 अगर यहाँ फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाती। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात है, अगर फुलफिल करने की बात आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 3d 9, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर 1, तो कितना हो जाएगा 1 पे कितना था म्यू इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 3, तो म्यू की वैल्यू 1.73, कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यहाँ की बात करें तो यहाँ आपका पूरा फिलफिल हो जाएगा 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इक्वल टू 0, तो म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0, म्यू कितना आ गया यहाँ 0 आ चुका है, म्यू 0 आ चुका, तो ये प्रॉपर्टी कैसी रहेगी डायामैग्नेटिक। अब आप आराम से सीख चुके होंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक में काउंट होती है, कौन सी प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक में काउंट होती है, और फेरोमैग्नेटिक तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि फेरोमैग्नेटिक हम डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये टॉपिक जो था आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ हो चुका है पूरा फिनिश। हमने जाना कि मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होते हैं, म्यू होता है, म्यू को डिनोट किया जाता है, उसकी यूनिट होती है बीएम, जिसे हम बोर्स मैग्नेटन कहते हैं। म्यू जो निकालने का तरीका होता है वो ब्रैकेट अंडर रूट में n+2 होता है, बीएम होता है, जहाँ n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। n की वैल्यू अगर 0 है, म्यू की वैल्यू भी 0 होगी, दोनों पार्ट अगर 0 आ गए तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगी डायामैग्नेटिक। n इज़ नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो म्यू की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, तो क्या होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब एक चीज़ और आती है कि 1 BM की वैल्यू अलग होती है, तो वो ज़्यादा जाने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। वैसे 1 BM की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग होती है, अप्रॉक्स मुझे याद नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपकी आई होप आपकी ये पूरे समझ में आ गई होगी, खूब अच्छे से घुस गई होगी। इससे बेहतरीन तरीके से ना तो आपने देखा होगा ना सीखा होगा, सिंपल सी बात करूँ। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल पर अपना सपोर्ट आप बनाए रखिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर शेयर किया करिए, ताकि जितने भी आप जैसे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये पहुंच सकें। इससे आने वाले वीडियोस जो होंगे, कलर्स रह गया, कलर्स डिपेंडेंट जो रहेंगे, कैसे डी ब्लॉक के कलर्स हम डिपेंड कर सकते हैं या बता सकते हैं, वो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो रहेंगे। इससे पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट जा देख सकते हैं, वहाँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको मिल जाएगा और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल जाएगा। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सटीक तरीके से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से खूब अच्छे तरीके से समझाया गया। आपका एक सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेरी उस चैप्टर से नहीं बचने वाली, ऐसे ही इस चैप्टर में होगा। एक सिंगल पॉइंट आपका नहीं बचेगा कि सर हमें एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये हमें डाउट है, तो वो एक सिंगल डाउट नहीं होगा अगर आप मेरी वीडियोस को पूरा देख रहे हैं तो। अगर आप बीच में स्किप कर रहे हैं तो हो सकता है कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए। अगर आप स्किप नहीं कर रहे हो, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत कंसंट्रेशन होगा, आप मेरी बात को सुन रहे होंगे, खूब अच्छे से आपका माइंड सेट हो रहा होगा कि हाँ सर ने खूब अच्छी ट्रिक बताई। जैसे ये वाली ट्रिक बताई मैंने, ये वाली ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है, समझने के लिए बहुत ही आसान है। आप किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। सिंपल सा क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो,
वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पहले वाले में देख लिए थे 4s2 3d1 4s, यानी कि कितने निकालने थे हमें, 3 निकालने थे। 3 हमने s में से 2 निकाल दिया, d में से 1 निकाल दिया, तो टोटल वैकेंट इलेक्ट्रॉन क्या रहे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहे, कुछ भी नहीं रहे। n इक्वल टू 0, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बता तो म्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, कुछ नहीं, यानी 0 आएगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 0 थे, उसकी म्यू की वैल्यू भी 0 आएगी। म्यू की वैल्यू 0 आएगी तो सिंपल सा हम यहाँ स्टेटमेंट हमने रखा था कि n इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल टू 0 यानी डायमैग्नेटिक। n इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो नोन एज पैरामैग्नेटिक। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ भी क्वेरी या कुछ भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।